तुम जब आओगे तो खोया हुआ पाओगे मुझे, तुम जब आओगे तो खोया हुआ पाओगे मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। तुम जब आओगे तो खोया हुआ पाओगे मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। कैसे होगा? टीचर हूँ तो किताबों के अलावा क्या हो सकता है मेरे पास। जी हाँ, मैं हूँ निशांत उपाध्याय और आप देख रहे हैं निशांतियंस, मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों को क्लास 11th की फिजिक्स सिखाऊंगा। हाँ, पढ़ाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने की सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स सीखने की सब्जेक्ट है। तो आज हम लोग क्लास 11th का मैकेनिक्स पोर्शन स्टार्ट करेंगे। पूरे फिजिक्स में कई सारे ब्रांचेज हैं, जैसे कि मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, ऐसे कई ब्रांचेज हैं। इसमें से मैकेनिक्स एक ब्रांच है और वही ब्रांच को आज हम लोग 11th के पोर्शन से लेके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं मैकेनिक्स कैसे है। मैकेनिक्स देखो, मैकेनिक्स क्या है कि मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है। बहुत सारे ब्रांचेस हैं मैंने बताया, जैसे कि एक मैकेनिक्स है, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न, ये सारे ब्रांचेस हैं, ठीक ना। तो मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? मोशन के बारे में। मोशन के बारे में फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं उसको मैकेनिक्स बोलते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ये पूरा का पूरा मैकेनिक्स। ठीक, और ये 3 4 5 चैप्टर है आपके क्लास 11th में। शुरू के जो 4 5 चैप्टर हैं वो पूरे के पूरे मैकेनिक्स के हैं, इसी ब्रांचेस के। तो क्या 3 4 5 चैप्टर में एक ही साथ पढ़ा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका कोई छोटा सा हिस्सा स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। स्टेप वाइज पूरी फिजिक्स में आपको स्टेप वाइज पढ़ाऊंगा। आपको अगर देखो, मैं एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करूंगा, आपको बिल्कुल भी फिजिक्स नहीं आती है, मैं ऐसा मान के चलता हूं, और आप एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, ये ग्राउंड लेवल से, ठीक ना। और फिर ऐसे स्टेयर्स जैसे होते हैं यहां तक लेके आऊंगा। आप जो ढूंढ रहे हो ना, आप यहाँ पे खड़े हो और मैं आपको फिर यहाँ पे पहुंचूंगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। आप को शुरू में ऐसे लगेंगे कि सर क्या सवाल करवा रहे हैं, छोटे बच्चों वाले सवाल करवा रहे हैं। कोई बात नहीं, बस वीडियो को देखते जाना, मैं वो भी सवाल करवाऊंगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, वो वाले भी करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन स्टेप वाइज, मैं सीधे यहाँ पे नहीं जा सकता। जैसे आप छत पे सीधे नहीं चढ़ सकते ना, स्टेप 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 करके जाते हो, सीढ़ी उसके लिए बनी है ना। वैसे फिजिक्स में जब आप सीधे जाने की कोशिश करोगे फिर आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आएगा। आप क्या करोगे? धीरे 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 चढ़ते हो, ठीक है। अब आ जाओ, तो फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं उसको मैकेनिक्स बोलते हैं। इस मैकेनिक्स के बेटा दो पोर्शंस होते हैं। इस मैकेनिक्स के दो पोर्शन हैं। एक को बोलते हैं काइनेमैटिक्स, दिस इज काइनेमैटिक्स। और दूसरा वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक्स। अब ये दो क्या, एक तो पूरा का पूरा ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में, तो काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स में कैसे बांट दिया गया। तो ये जो है ना काइनेमैटिक, इसमें हम लोग सिर्फ मोशन को डील करते हैं। किसको डील करते हैं? मोशन को। अरे सर ये तो शुरू में आपने कहा कि मोशन नहीं, मोशन में भी जो पार्ट है ना वो मैं बता रहा हूँ कि इसमें हम लोग मोशन को डील करते हैं कि मोशन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक। इसमें हम लोग आते हैं, इसमें हम लोग डील करते हैं कॉज ऑफ मोशन की। कॉज ऑफ मोशन, आखिर मोशन की वजह क्या है। मोशन की वजह मीन्स की फोर्स। अब कॉज ऑफ मोशन क्या होता है? फोर्स। तो फोर्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है उसको उसमें हम लोग डील करते हैं, ठीक ना। काइनेमैटिक्स में हम लोग मोशन को डील करेंगे। इसके मतलब है कि मोशन के जो एलिमेंट्स हैं, मोशन के जो एलिमेंट्स हैं उनको डील करेंगे। तो मोशन के एलिमेंट्स कैसे होते हैं? जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी, ठीक, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक, एक्सेलरेशन, ऐसे जो एलिमेंट्स हैं इनको हम चर्चा करेंगे। हाँ ऑब्वियसली भाई, टाइम भी मोशन का, टाइम तो सबसे बड़ा पार्ट है मोशन का।
तो कैसे इसको छोड़ सकते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। हमें कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कहाँ जाएगा, क्या करेगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, ये सारी जो चीजें हैं हम लोग काइनेमैटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक ना। और बाकी जो बचा कि आखिर वो मोशन में है तो क्यों मोशन में है, मोशन कर रहा है क्यों मोशन कर रहा है, क्या चीजें हो कि उसकी मोशन की जो फॉर्म्स है वो चेंज हो जाए, जैसे कि अगर वो तेज जा रहा है तो स्लो जाने लगे, स्लो जा रहा है तो तेज जाने लगा, वो वजह क्या है, जैसे कि इसके फैक्टर्स जो होते हैं, इसमें हम लोग फोर्स को पढ़ेंगे, मोमेंटम को पढ़ेंगे, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो मोमेंटम है, इंपल्स है, ऐसी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे जो टर्म्स हैं वो हम लोग इसमें पढ़ते हैं। एक बार दोबारा मैं समाप्त करता हूं और आप क्या करेंगे, नोट्स बना लेंगे। नोट्स में अगर लिखना चाहे तो आप लिखेंगे कि मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं। मैकेनिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, ठीक ना। इसके दो पार्ट्स होते हैं, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स वो पार्ट है जिसमें हम लोग ओनली मोशन के बारे में पढ़ते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं, और मोशन के एलिमेंट्स जो कि हैं स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, टाइम, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं। और डायनामिक्स वो ब्रांच है, डायनामिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग कॉज ऑफ मोशन को पढ़ते हैं, मोमेंटम को पढ़ते हैं, इंपल्स को पढ़ते हैं, वो सारी जो वजह है वो पढ़ते हैं, कॉज ऑफ मोशन को पढ़ते हैं। डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसको आप नोट कर ले, तब तक मैं इसको मिटा देता हूं और मिटाने के बाद फिर मैं आपको आगे बताता हूं। हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा पोर्शन, काइनेमैटिक्स, है ना। तो काइनेमैटिक्स या फिर मैकेनिक्स जो भी चर्चा हुई थी, एक टर्म सबसे पहले आया था, एक टर्म आया था ना, ये वाला टर्म मोशन, है ना। तो मोशन ये जो टर्म है, आखिर मोशन का मतलब क्या होता है, चलिए, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, आप लोग यही बोलोगे कि सर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है तो मोशन में, मैं कैसे मान लूं कि मूविंग है, आप कैसे पता करते हो कि मूविंग है, आपको पता होना चाहिए ना कि कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो कैसे मूव करता है, ये कैसे पता चलेगा कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। मोशन की डेफिनेशन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ साथ एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है लगातार, तब वो मोशन में, ठीक। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ये रियल लाइफ में आप करते हो कि हाँ को देखते हुए कोई कैसे चल रहा है, इनको मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, आप क्या करते हो, एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हो, जैसे कि आप कार देख रहे हो, कोई रोड पे कोई इंसान ही जा रहा है, कार छोड़ो, कोई इंसान है जो रोड पे जा रहा है, तो आप क्या कर लेते हो, यहाँ पे कोई रेफरेंस पॉइंट सेट कर दो, क्यों ना वो रोड का पॉइंट ही हो, या आप रेफरेंस पॉइंट को सेट कर लेते हो और फिर देखते हो कि इस जगह से ये हटा या नहीं हटा, कैसे, टाइम बीतने के साथ, जैसे जैसे टाइम बीतता है आप देखते हो ये यहाँ से हटा कि नहीं हटा, अगर ये हटा यहाँ से कहीं और जा रहा है, टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है, साथ साथ लगातार चेंज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ से हट के यहाँ आके खड़ा हो गया, ठीक है ना, ऐसा नहीं यहां से हट के जाके खड़ा हो गया, इसकी पोजीशन जो भी थी वो चेंज होनी चाहिए, तब ये मोशन में होगा। मोशन के डेफिनेशन आप लिखेंगे, when an object is changing its position continuously with respect to time in with क्या लिखा, when an object is changing its position continuously with respect to a reference point with time, then it is said to be motion, then it is said to be motion, मतलब कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ लगातार अपनी पोजीशन को चेंज करे तो मोशन में होगा। अच्छा, इसका एक दूसरा टर्म है इसके साथ साथ, वो क्या होता है, रेस्ट। हाँ, ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक, कि मोशन रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट मोशन है तो रेस्ट में नहीं हुआ, रेस्ट में है तो मोशन में, ऐसा होता है, बताऊंगा, वो भी बताऊंगा जो तुम सोच रहे हो, ठीक है। अब आ जाओ, तो रेस्ट कब, कोई किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कब बोलोगे, कि एक ऑब्जेक्ट
अगर टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, रेस्ट में होगा। मोशन रेस्ट क्लियर हुआ पक्का। अब आ जाओ, बढ़िया, डेफिनेशन क्लियर, लिख लिए डेफिनेशन। अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, ठीक। हाँ, ये कार है, ये रोड है, यहाँ पे एक कोई रेफरेंस पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, और यहाँ पे एक इंसान खड़ा है। एक इंसान खड़ा है, इसमें दो लोग बैठे हुए हैं, इसमें दो लोग बैठे हुए हैं, एक ए है और दूसरा बी है। एक ड्राइवर और ड्राइवर के बगल वाली सीट पे इस कार में दो लोग बैठे हुए हैं। कार जो है इधर जा रही है, कार ये जो तीसरा पर्सन है सी, इसके तरफ जा रही है, ठीक। कार में दो लोग, एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी, और यहाँ रोड पे एक लोग खड़ा है जिसका नाम सी है, और ये जा रहा है, ठीक। चर्चा होगी ए की, किसकी चर्चा होगी, ए की। देखो अब ये ए जो है, इसको अगर सी देखता है, ठीक, तो सी क्या बोलेगा, ए, अगर कार इधर जा रही है तो देख रहा है कि सी ए जो है वो कुछ देर पहले यहां था, और कार अगर मोशन में है तो ए भी साथ साथ आगे बढ़ेगा, कार के साथ साथ जाएगा, तो कुछ देर बाद ए इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, ए की पोजीशन फिर इधर आ जाएगी, इससे पास जैसे जैसे कार इधर जाती जाएगी, सी देखेगा कि ए वाला उसके पास आ रहा है, ए वाला क्या हो रहा है, उसके पास आ रहा है, करीब आ रहा है, टाइम के साथ साथ ए वाले की पोजीशन चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है, ए मोशन में, ए मोशन में, गुड। सी ने कहा ए मोशन में है, ए इज इन मोशन। किसने कहा, तो सी ने, गुड। अच्छा है मोशन में, क्या वाकई मोशन में, जैसे उसने कहा कि ये मोशन में है, बी वाला बगल में देखता है, बगल में देखता है, अरे ये तो बैठा हुआ था साला, यहीं बैठा है, देखा टाइम, अरे ये तो मेरे से इतने दूर पे था, अभी भी इतने ही दूर पे, अभी भी इतने ही दूर पे, टाइम चेंज हो रहा है लेकिन इसकी जगह चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये मोशन में कि रेस्ट में। तो बी वाला सी ए के लिए क्या कह रहा है कि ए जो है किसने कहा, बी वाले। दोनों की डेफिनेशन, आपने मोशन की डेफिनेशन पढ़ा, आपने रेस्ट की डेफिनेशन पढ़ा। मोशन की डेफिनेशन क्या है कि टाइम के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो मोशन में है, और टाइम के साथ अगर कोई अपनी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को नहीं चेंज करता है तो रेस्ट में है। यहाँ पे सेम चीज है, एक ही एक लिए ये देख रहा है तो कह रहा है कि ए अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, मतलब कि ये मुझसे दूर था फिर धीरे धीरे पास आ रहा है, ए दूर था फिर धीरे धीरे पास आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि ए मोशन में, ये कह रहा है कि ये मेरे बगल में बैठा था, मेरे बगल में बैठा है, मतलब कि रेस्ट में, वो अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा। बी देख रहा तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो कह रहा है रेस्ट में। अब आप बताओ कि ए जो है वाकई रेस्ट में कि मोशन में। अब तो होगी ना भैया लड़ाई, तो बताओ फिर इसको कौन ठीक करेगा, कौन बताएगा कि ए ये वाकई रेस्ट में कि मोशन में है, बोलो बोलो। चलो मैं बताता हूं, ए जो है ना वो दोनों में, मोशन में भी है रेस्ट में भी है, मोशन में भी है रेस्ट में। आपने एक कहावत सुनी होगी, नजर बदलो नजरिया बदल जाता है, सॉरी नजरिया बदलो नजारा बदल जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है कि आप देखते कैसे हैं। आप जिस कलर का चश्मा लगाओगे ना दुनिया उसी रंग की दिखती है, आप जिस रंग का चश्मा लगाओगे दुनिया उसी रंग की दिखती है। सी की नजरों में ए रेस्ट में मोशन में है, और बी की नजरों में रेस्ट में, ठीक ना। और ये दोनों सही है, ये दोनों सही है, क्योंकि ऐसा है कि मोशन, ये जो वर्ड है ना मोशन, ये रिलेटिव टर्म है, ये रिलेटिव टर्म है, ये रिलेटिव टर्म है, ठीक। रिलेटिव टर्म बोलने का मतलब क्या है, ये जो मैंने कहा कि मोशन रिलेटिव टर्म है, इसका मतलब क्या है कि ये किसी एक के वजह से हो ही नहीं सकता है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो जिसका हम लोग चेक कर रहे हैं, और दूसरा जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो काउंट कर रहा है उसकी पोजीशन की चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। ये दोनों का है, एक का नहीं है। एक तो जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं, और दूसरा जिस ऑब्जेक्ट के नजरिए से देख रहे हैं, जो हमारा क्या है ऑब्जर्वर, ठीक, उस पर भी डिपेंड करता है।
इसलिए ये क्या है, ये रिलेटिव टर्म है, ये बदल जाता है। एक ही ए सी के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, मोशन में आ गया, और बी के रेस्पेक्ट में कैसे हो गया, रेस्ट में हो गया। मतलब कि एक ही ऑब्जेक्ट अगर देखने वाले बदल जाए तो रेस्ट और मोशन की उसकी पोजीशन बदल जाती है। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी होता है और मोशन में भी होता है। हाँ ये सच है, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो या तो रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो। पूरी दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो या तो रेस्ट में हो या फिर मोशन में। किसी को आप नहीं कह सकते हाँ ये मोशन में है या फिर रेस्ट में है, ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है ना। वो इसलिए, अच्छा मैं या फिर आप जहां पे हो, अगर आपके अगल बगल कोई बैठा हुआ है तो वो आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है ना। लेकिन यही आप देखो, मून पे किसी इंसान को भेज दो और वो वहां के रिस्पेक्ट में देखे तो आप मोशन में होगे। आप सोच रहे होगे कैसे मोशन में आएगा, भाई आप अर्थ पे बैठे हो, अर्थ तो चल रही है ना, तो कार जैसे चल रही थी वैसे आप भी चल रहे हो, आपकी भी पोजीशन चेंज हो रही है ना। जैसे अर्थ की पोजीशन लगातार चेंज हो रही है, आपकी भी पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब आप भी मोशन में हो मून वाले के रिस्पेक्ट में, ठीक। लेकिन अर्थ पे अगर आपके बगल में कोई बैठा है तो उसके रिस्पेक्ट में क्या हो, रेस्ट में हो। तो दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में नहीं हो सकती है या फिर कंप्लीटली मोशन में नहीं हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन सा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मोशन के लिए ये डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। इस लाइन को हम लोग करेक्ट करेंगे, ये लिखेंगे ए इज इन मोशन, इसको करेक्ट करेंगे पूरा विद रिस्पेक्ट टू सी, ऐसे लिखेंगे। और ए इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक, ऐसा लिखेंगे, तब जाके ये पूरा सही हुआ। अब ये दोनों लाइन सही है, ठीक है ना, कि ए मोशन में है सी के रिस्पेक्ट में, ए रेस्ट में है बी के रिस्पेक्ट में है। अब देखो आपसे जब भी पूछा जाएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ये किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ये रेस्ट में है कि मोशन में, तो आपको का पहला सवाल होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में। आपका पहला सवाल होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, है ना, तभी आप बता सकते हो। आप ऐसे नहीं बता सकते हो। लेकिन सर हर सवाल में तो लिखा नहीं रहता है, लिखा रहता है कार इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकंड, क्या होता है। तो ऐसे में जिसमें नहीं दिया होता है उसमें अंडरस्टूड होता है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो अर्थ है। आपको अर्थ के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो कैसे, उसकी स्पीड क्या है, या फिर वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक ना। चलो आप इसको नोट करना हो तो कर ले, या फिर जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि मोशन रिलेटिव टर्म है, आप लिख लेंगे लाइन डाल के कि मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। इनफैक्ट ऑब्जर्वर और जो ये ऑब्जेक्ट, टाइम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, सबको मिला के एक टर्म हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, ये सबको मिला के हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बाद में इसको पढ़ाऊंगा, ये दो टाइप के होते हैं, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसको यहीं पे रहने देते हैं और इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं बचा है। तो फिर आगे लेके चलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। देखो मोशन ने देख लिया, रेस्ट देख लिया। मोशन अब तीन टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का। 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन। 1D मोशन को बेटा हम लोग बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक। 2D मोशन को हम लोग बोलते हैं मोशन, एक्चुअल में ये इन है, मोशन इन प्लेन, ठीक, मोशन इन प्लेन, किसी प्लेन। 3D मोशन 3D होता है, ठीक। इसको हम, अच्छा हमारे सिलेबस में ये और ये, यही दोनों पढ़ना है, ये वाला नहीं पढ़ना है। क्लास 11th में हमें ये दोनों पढ़ने हैं, ये नहीं पढ़ना है। ये मोशन इन प्लेन आपका थर्ड चैप्टर है, सॉरी ये आपका एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है और ये आपका फोर्थ चैप्टर है। हम लोग आज इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि आखिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन या फिर 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन कहने का मतलब क्या है। 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन बोलने का मतलब क्या है। 1D मोशन क्या होता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में चले तो वो होता है 1D मोशन, ठीक। अच्छा 2D मोशन, मोशन इन प्लेन, प्लेन में चले, क्या स्ट्रेट लाइन फिल्म में नहीं होता है, होता है, लेकिन 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 ठीक, मैं बता रहा हूँ एक्चुअल में ये जब ये देख, इसका नाम है 2D, 2 डायमेंशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशन में, 2 डायरेक्शन में एक साथ चले ना, 2 डायरेक्शन में एक ही साथ चले तो उसको हम लोग बोलते हैं 2D मोशन।
2 डायरेक्शन में एक साथ चलना। और जब 3 डायरेक्शन में एक साथ चले, 3 डायरेक्शन में एक साथ चले तो होता है 3D मोशन। ठीक, 2 डायरेक्शन में एक साथ चलना 2D मोशन, 3 डायरेक्शन में एक ही साथ चलना 3D मोशन। मैं दोनों के एग्जांपल, तीनों के एग्जांपल बताऊंगा। ट्रेन का चलना, ट्रेन जो होती है ना सीधे जाती है ऐसे सीधे, ये होता है 1D मोशन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, कार बाइक सब ये क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वो सीधे रोड पे चलती है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक, मोशन इन प्लेन, जैसे आप किसी बॉल को फेंकते हो, किसी बॉल को ऐसे फेंकते हो तो ये ऐसे जाता है ना, किसी गेंद को आप फेंकोगे तो ऐसे जाके गिरेगा, ये जाके ऐसे गिरेगा ना, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये देखो एक साथ साथ आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, नीचे जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, दोनों काम एक साथ हो रहा है, 2 डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये होता है 2D मोशन। 3D मोशन, 3D मोशन का एग्जाम्पल है बर्ड्स का फ्लाई करना। ठीक है, ये क्या होते हैं कि बर्ड्स जो होते हैं ना वो आगे भी जाते हैं, ऊपर भी जाते हैं और दाएं बाएं भी जाते हैं, वो दाएं भी जा सकते हैं बाएं भी जा सकते हैं। देख ये इसको प्लेन इसलिए बोले क्योंकि ये सीधे ऐसे गया, इसको देख ये आ गया ना, ऐसे एक बॉल था ऐसे जा रहा है, तो प्लेन का मतलब क्या होता है कि अगर ये चिपकाओ तो पूरे एक प्लेन जो दीवार में आ जाए। ठीक ना, तो ये देखो पूरा आ गया इसका जो पाथ। अगर मैं ये मान लूँ कि ये मार्कर, जैसे ये मार्कर जा रहा है, देख ये पूरा बोर्ड में चिपक के जा रहा है। ठीक, अगर ऐसे भी जाता, ऐसे जाता ना मार्कर ऐसे, तो हम प्लेन को कैसे बना लेते, ऐसे ऐसे बोर्ड को हम लोग ऐसे लगा लेते, तो अगर मार्कर का ये अगर पाथ होता तो उसमें आ जाता ना। लेकिन 3D वाला तब कब होगा, बर्ड्स का, जैसे कि एक बर्ड यहां से उड़ना शुरू की ऐसे, ठीक, ऊपर भी जा रही आगे भी जा रही, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है ना, जैसे ठीक है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा किसी भी डायरेक्शन, रैंडम मोशन। ठीक है ना, ऐसा मोशन गैस के मॉलिक्यूल्स करते हैं, बर्ड्स करती हैं, काइट, ये इनका जो मोशन होता है ना ये 3D मोशन। हालांकि हमें ये नहीं पढ़ना, तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सीधे चलते हैं, स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं, और इनका जो मोशन होता है कर्व मोशन होता है। कैसा होता है, कर्व मोशन होता है, लेकिन वो कैसा होता है, प्लेन में होता है। कुछ जगह आपको ऐसा लगेगा कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन का सिर्फ एक कोऑर्डिनेट का चेंज होना। ठीक, इसमें आपको लगेगा कि 2 कोऑर्डिनेट का चेंज होना। ऐसे कुछ किताबों से आपको पढ़ के ऐसा लग सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई टीचर आपको ऐसा बताएगा, लेकिन हो सकता है कोई बता भी दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 2 कोऑर्डिनेट चेंज होने के बावजूद भी एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर सकता है। ठीक है ना, इसके लिए आप देखें कि अगर ये XY ग्राफ है, ये XY प्लेन है, और यहां से जैसे कि बोर्ड का देख लो ना, ये बोर्ड ये और ये, ठीक, यहां से कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, यहां से चलना शुरू किया, यहां जा रहा है, क्या ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है, बोलो यार, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है ना, तो इसको 2D मोशन बोलोगे, नहीं, ये 1D मोशन ही है। हाँ, लेकिन ये अगर कर्व जाने लगता, ऐसे जाने लगता, तो ये 2D मोशन हो जाता है। ठीक ना, तो मोशन हमारा 3 टाइप का, 1D 2D 3D। 1D मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अगर ऑब्जेक्ट सीधा जाए किसी भी स्ट्रेट लाइन पाथ पे चले तो उसको हम लोग बोलते हैं 1D मोशन। अगर प्लेन में मूव करता है, मतलब कि कर्व उसका पाथ अब हमेशा कर्व ही होगा, तो उसको बोलेंगे मोशन इन प्लेन। 2D मोशन, 3D मोशन। 3D मोशन में क्या होता है कि कर्व होता है लेकिन एक प्लेन में नहीं होता है, एक से ज्यादा प्लेन में होता है, मोर देन 1 प्लेन में होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं 3D मोशन, मतलब कि तीनों के तीनों डायरेक्शन चेंज होते हैं। अब देखो मोशन हो गया, ये भी क्लियर हो गया स्ट्रेट लाइन में। अब स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके साथ क्या क्या चीजें होती हैं, तो आपने क्लास 9th की फिजिक्स में एक टर्म्स पढ़े होंगे, कुछ टर्म्स, जैसे कि डिस्टेंस और एक और दूसरा टर्म पढ़ा होगा आपने, डिस्प्लेसमेंट। ठीक था, डिस्टेंस, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, 2 टर्म्स आपने पढ़े हैं। अब आइए देखते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं। जैसे मान लो एक कोई पॉइंट A है और कोई पॉइंट B है, ठीक, B हो गया। अब देखो कि यहां से जाने के 3 रास्ते, एक तो ये वाला रास्ता, ठीक, एक ये रास्ता और एक ये रास्ता, ठीक, 3 रास्ते, रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2, रास्ता नंबर 3, 3 रास्ते। अब देखो कि एक इंसान चाहे या फिर जो भी जिसको भी जाना हो, वो चाहे तो ऐसे भी जा सकता है, चाहे तो ऐसे भी जा सकता है, चाहे तो ऐसे भी जा सकता है ना। लेकिन सबसे छोटा ये है, ये थोड़ा उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा। दिख रहा है, ये क्लियर इसलिए मैंने बोला ताकि आपको ये दिखना चाहिए कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये उससे भी बड़ा है ना, इसके लिए मैंने ऐसे बनाया।
अब देखिए, तो डिस्टेंस के लिए कहा जाता है बेटा कि इंसान या फिर जो भी है, जिस भी ऑब्जेक्ट जो भी है, जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते की जो एक्चुअल लेंथ होती है, इससे जाओगे तो कुछ इसकी लेंथ होगी ना इस रास्ते की, इससे जाओगे, आपने कहा ना कि ये वाला रास्ता इससे बड़ा है, तो क्या बड़ा है, इसका लेंथ ही ना, ये क्या बड़ा है, इसका लेंथ ही बड़ा ना। तो जिस रास्ते से जा रहे हो उसकी जो एक्चुअल लेंथ होती है वो हमारा डिस्टेंस होता है। जिस रास्ते से जा रहे हो और उस रास्ते की जो लेंथ होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल लेंथ, उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है कि इस दो पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा वाला रास्ता होता है, जो सबसे छोटा वाला रास्ता जो कि स्ट्रेट लाइन ही होगा, हमेशा दो जगह के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होगा वो सीधा होगा। आपके घर से आपके स्कूल का सबसे छोटा रास्ता क्या होगा कि आप अपने छत से लेके आप अपने स्कूल के छत तक एकदम सीधा ब्रिज बनवा दो, वो सबसे सीधा सबसे छोटा रास्ता वही होगा। बीच में घर वर आए लोगों को तोड़वा दो, ठीक है ना, वही सबसे छोटा होगा और वही डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से सीधा कुछ भी छोटा कुछ भी नहीं हो सकता है, यही शॉर्टेस्ट होता है, यही शॉर्टेस्ट होता है, तो यही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इन तीनों के बीच में अगर इंसान, ठीक है ना, देखना मैं बता रहा हूं कि अगर देखना इधर, अगर वो पाथ नंबर 1 से जाता है, पाथ नंबर 1 से जाता है तो डिस्टेंस क्या होगा, एक मिनट रुक जा, ब्लू वाले से लिख लेंगे नहीं तो ओवर राइटिंग हो जाएगी। अगर वो पाथ नंबर 1 से जाता है, ठीक, तो डिस्टेंस और यहां हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो डिस्टेंस कौन सा होगा, पाथ नंबर 1 से जाता है तो 1 का लेंथ और डिस्प्लेसमेंट भी 1 का ही लेंथ, ठीक। लेकिन अगर वो पाथ नंबर 2 से जाता है, किससे जाता है, पाथ नंबर 2 से, इससे जाता है, तो डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, ये वाला होगा, इसका जो लेंथ होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट स्टिल यही रहेगा, डिस्टेंस यही रहेगा, ठीक ना, ये 1 ही रहेगा। पाथ नंबर 3 से जाएगा तो इसका लेंथ ये होगा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सॉरी, और इस डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए कहा गया है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा दो रास्तों के बीच की जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। पापा है तुम्हारे भैया, तुमको जो करना हो हमने छोटा सेट कर लिया है कि इससे ज्यादा पैसा नहीं देंगे, ठीक है। आपको अगर दो डेस्टिनेशन के बीच में आपको पूरी वर्ल्ड टूर करके आनी है आप करें, लेकिन जो मिनिमम किराया है हम वही देंगे। ये हैं आपके पापा, डिस्प्लेसमेंट। हाँ भाई तुम बड़े लोग, भाई तुम्हारे पापा खर्चीले हो सकते, ज़्यादा भी दे सकते हैं, अपन गरीब लोग, तो हम लोग के साथ ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो अभी डेफिनेशन में लिख लोगे कि डिस्टेंस क्या होता है, तो जो पाथ चोजन होता है ऑब्जेक्ट के द्वारा उसका जो एक्चुअल लेंथ होता है वो डिस्टेंस होता है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट दैट इज डिस्प्लेसमेंट। मैं लिख देता हूं एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ चोजन, एक्चुअल लेंथ, ठीक, किसका, पाथ का, और ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, जो सबसे छोटा रास्ता होता है उसी का लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, ठीक ना। ये एक्चुअल हो गया, ये शॉर्टेस्ट हो गया। अब आ जाओ, इसके साथ साथ क्या है कि अब इसका ये जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, क्या होता है, स्केलर होता है, ठीक। और ये वाला जो होता है डिस्प्लेसमेंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर वेक्टर जानते हो, स्केलर होते हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, वेक्टर्स होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, हाँ बिल्कुल। अब अगर आपको किसी को कहना है कि पॉइंट ए पॉइंट बी के इधर है, किधर, अगर इस वाले रास्ते का मान लो इसकी लेंथ 2 मीटर हो तो बोलोगे 2 मीटर इधर इधर घूम के, नहीं, आप ऐसे बोल सकते हो कि ये वाला जो है ना, ये ए जो है बी से 1 मीटर वेस्ट में है, बी से 1 मीटर वेस्ट में, ऐसे आप बोलोगे, वेस्ट का मतलब है सीधा, तो आप डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन चिपका सकते हो सीधा, ठीक है ना, घूम फिरा कर डायरेक्शन नहीं होता है। आप अगर बोलते भी हो ना तो ऐसे बोलते हो 4 मीटर लेफ्ट जाना, फिर उसके बाद राइट लेना, फिर 4 मीटर सीधा ही जाना होता है, ऐसे जिगजैग नहीं जाना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। हालांकि क्लास 9th में ये सब आप बात जानते हैं। आ जाइए, दो पॉइंट के बीच में बहुत सारे डिस्टेंस हो सकते हैं, बहुत सारे, इनफाइनाइट।
अरे यार तुमको कहीं से जाए तो पूरे वर्ल्ड टूर करके आओ, एक जगह से तुम बगल वाले शहर में जाना हो तुमको, तुम पूरे वर्ल्ड टूर करके आओ, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि सबसे छोटा होता है तो सबसे छोटा तो एक ही हो सकता है ना, तो अगर उससे भी कोई छोटा है तो वो सबसे छोटा है, सबसे छोटा एक ही हो सकता है। ठीक, इसकी भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड मीटर होती है और इसकी भी एसआई यूनिट मीटर होती है, क्योंकि लेंथ की एक्चुअल यूनिट, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, और दोनों क्या है तो लेंथ ही है। ये सबसे छोटे वाले पाथ का है, वो किसी और पाथ का है तो लेंथ ही ना, तो इसलिए ये हो गया। ठीक, अब आ जाओ इस पे छोटे छोटे आप लोग सवाल करेंगे और वो सवाल देखते हैं कि किस टाइप के होते हैं, एकदम आसान सवाल करेंगे। ठीक है, चलो एकदम बेसिक सवाल करेंगे, छोटे छोटे, हो सकता है आपने 9th में किए हो, एकदम वहीं से स्टार्ट करेंगे। आओ देखते हैं। जैसे कि पहला सवाल कि एक लड़का है जो अपने घर से निकले, देखो डायरेक्शंस की बात कर लो, ये नॉर्थ होता है कॉपी पे, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। हमेशा जब भी आपको करना होगा कॉपी पे एक प्लस साइन खींचेंगे, ऊपर नॉर्थ लिखेंगे, नीचे साउथ लिखेंगे, राइट साइड में ईस्ट लिखेंगे, लेफ्ट साइड में वेस्ट लिखेंगे, ऐसे। ठीक, सवाल आपको टेक्स्ट में दिए होते, मैं टेक्स्ट में नहीं दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि एक लड़का है वो अपने घर से निकलता है ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक, और 4 मीटर जाता है, कितने देर जाता है 4 मीटर, फिर वो टर्न ले लेता है नॉर्थ की तरफ और चला जाता है 3 मीटर, 3 मीटर। ठीक, आपको बताना है कितने इसने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक, वीडियो को पॉज करके खुद बता दे, नहीं बताएंगे तो मैं बता देता हूं कि डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ कवर्ड, तो टोटल पाथ कवर्ड हो जाएगा 4 + 3, कितना दूर चला टोटल, तो 7 मीटर। ठीक, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को उठा के स्केल से जोड़ दो, यही होगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट। ये मैग्नीट्यूड, अभी मैं डायरेक्शन की नहीं बात कर रहा, सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है ना, यहाँ भी इसमें हम लोग डायरेक्शन की चर्चा नहीं करेंगे। तो ये बताओ ये कितना होगा, तो ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये हाइपोटेनियस, ये क्या है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब कि अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 25, मतलब 5 मीटर, ये हो गया 5 मीटर। ठीक, दूसरा सवाल एकदम देखो इधर। ठीक, अगर मान लो कोई लड़का यहां से चलना शुरू किया, यहां तक गया, फिर इधर गया, इधर गया, अब बता देता हूं कितना कितना गया, क्यों घबरा रहे। ठीक, यहां पे मान लो यहां से गया 2 मीटर, ये गया 6 मीटर, ठीक, यहां से गया 6 मीटर, टोटल कितना गया 6 मीटर, 2 मीटर यहां से इधर गया, 6 मीटर यहां से इधर गया और फिर ये गया, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो सीधे भैया जोड़ दोगे, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 266, 268, 86, 14 मीटर। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करोगे, ये लाइन को ज्वाइन करोगे। अब ये निकालना है, टफ है नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो दिख रहा है लेकिन टफ नहीं है। देखो कैसे, इसको अगर हम लोग डॉटेड लाइन से यहां तक बढ़ा लें, देखो डिस्प्लेसमेंट हमारा ये है ना, डिस्प्लेसमेंट हमारा ये है, अगर इसको हम लोग डॉटेड लाइन से बढ़ा के लाके यहाँ तक मिला दें, तो ये यहाँ से ये वाली लेंथ कितनी होगी 6 मीटर, और ये वाली लेंथ कितनी होगी 6 मीटर, क्योंकि ये 6 है तो ये 6 और ये सामने से ये 6। आप बोलो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल बना, बेस हो गया यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो 2 + 8 कितना हो जाएगा, 2 + 6 8 मीटर, बेस परपेंडिकुलर 6 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गया 64 आता है ना, और 6 का स्क्वायर 36, अंडर रूट 100, मतलब 10 मीटर। गुड, हो गया। तो ऐसे हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम है। एक और आओ करवाता हूं छोटा सा प्रॉब्लम। देखो एक सवाल है कि एक लड़का अपने घर से निकलता है, ठीक, 3 मीटर गया
कहोगे सर ये तो अभी करवाए थे, इधर गया, ठीक, अपने घर से निकला, देखो मैं इस पर लिखता हूँ पहले कि घर से निकला पहले, मतलब फर्स्ट चांस में 3 मीटर ईस्ट गया, किधर गया, ईस्ट, फिर सेकंड टर्न ले लिया, ठीक है, टर्न लेके वो जाता है 4 मीटर नॉर्थ, ठीक, और थर्ड चांस पे क्या करता है, क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है ना, कितने मीटर, 12 मीटर का एक पोल है उस पे चढ़ जाता है। घर से निकला मुड़ा पोल पे चढ़ गया, घर से निकला मुड़ा पोल पे चढ़ गया। अब बताना आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आपको क्या बताना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये कैसे करोगे, कुछ लोग बनाएंगे ऐसे बना देंगे, नहीं होगा भैया ये, कुछ लोग बनाएंगे ऐसे कर देंगे, ये भी नहीं होगा। होगा कैसे, तो मैं आपको बता रहा हूं, घर से निकला 3 मीटर चला, फिर मुड़ गया नॉर्थ के तरफ 4 मीटर चला, 4 मीटर चला ना, फिर पोल पे चढ़ गया, ये पोल रहा, ये रहा पोल। आपको कौन सा फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो जोड़ दोगे भैया, वो तो आ जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कौन सा, यहां से रस्सी बांधो यहाँ पे, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये आपको फाइंड करना है। कौन सा फाइंड करना है, आपको ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए कैसे करोगे, तो यहां से देखो, अगर इसको हम लोग डॉटेड लाइन से मिला दे और ये यहाँ पे, और इसको हम लोग जोड़ दे, तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। साइड से देखो, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिखेगा, ये इस पे परपेंडिकुलर है या नहीं है, अरे यार बोर्ड पे मार्कर परपेंडिकुलर है या नहीं है ना, यहां से धागा बांधे यहां तक तो हाइपोटेन्यूस होगा। अब बस हमें ये पता चले, क्योंकि ये तो पोल 12 मीटर का तो हमें पता है ना, पोल 12 मीटर का हमें पता है, ये वाला पता चल जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जाके बेस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 4, तो ये ऑब्वियसली 5 आएगा, हाइपोटेन्यूस से निकाल लो यार, ठीक है। अब देखो कि अब ये वाला, तो इसको फिर हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला लगाओगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना, √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा हाइपोटेन्यूस है ना, तो बेस हमारा कितना हो गया 5 मीटर, और परपेंडिकुलर कितना हो गया, देखो तो इसका स्क्वायर हो गया 144 और इसका स्क्वायर हो गया 25, तो ये आ जाएगा √169, ये होता है 13 का स्क्वायर, तो इसका अंडर आ जाएगा 13 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं इस बार, और ये इसका लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो सर्कल वर्कल वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी आप आराम से कर सकते हो, जैसे कि एक सर्कल है, ठीक, यहाँ से अगर कोई पार्टिकल चलना शुरू किया, यहाँ से घूम के फिर यहाँ आ गया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही हो गई। तो क्या करना होता है, हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन का सेपरेशन निकालना होता है स्ट्रेट लाइन से, तो वो तो है ही नहीं, तो वो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं हाफ रिवोल्यूशन किया होता तो ये हमारा होता, अगर यहाँ होता तो ये हमारा होता, ये आप निकाल सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल से, ठीक है ना। अब एक इसमें और बता देता हूं कि अगर ये कोई सर्कल है और किसी भी रैंडम एंगल पे यहां से कोई चला और यहां आ गया, ठीक, ये r रेडियस का एक है, ठीक है ना, ये थीटा एंगल चला, कितना एंगल, थीटा एंगल, ये यहाँ पे। अब इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल, डिस्टेंस तो आप निकाल लोगे, क्योंकि डिस्टेंस आपको पता है कि पूरा एक रिवोल्यूशन होता है, तो 2 पाई एंगल होता है, यहाँ पे एंगल जब आपको पता रहेगा तो बता लोगे उतने के लिए कितना होगा, ठीक है ना, तो डिस्टेंस आप बता लोगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको ये वाली लाइन फाइंड करनी है, तो ये वाली लाइन फाइंड करने के लिए क्या करोगे, तो ध्यान से देखो, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, ठीक ना। मैं वेक्टर वाले से नहीं बताऊंगा, वेक्टर वाले से भी होता है, लेकिन अभी वेक्टर वाले से नहीं बताऊंगा। हालांकि आप लोग वेक्टर देख लेना, मेरे पे तो अवेलेबल नहीं है, अगर देख लिए हो तो अच्छी बात है, और वेक्टर पढ़ लियो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो मैं बाद में वेक्टर को कवर करने की कोशिश करूंगा। यहाँ देखो ये थीटा एंगल बन रहा था, ये था r, ये था r, यहाँ से अगर एक हम लोग परपेंडिकुलर, हमें ये वाली लेंथ फाइंड करनी थी ना, यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर डाल दे तो इधर एंगल बन जाएगा θ/2 और इधर बन जाएगा θ/2, बनेगा ना। हाँ अब देखो कि θ/2 से बनने से हमें अब ये वाला लेंथ निकालना है, ठीक है। तो ये देखो ये क्या है, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, और इस एंगल के लिए क्या है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, और इस एंगल के लिए ये क्या है, हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, साइन, मतलब कि साइन θ/2 की अगर वैल्यू लिखे तो ये होगा, ये वाला जो परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर अपॉन r, अरे होगा परपेंडिकुलर अपॉन r, तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी r साइन θ/2, इधर भी सेम चीज होगी, और तो फिर ये p एंड p टोटल कितना हो गया 2p,
तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 2p, ये पूरा हो गया ना, तो p प्लस p मतलब कि 2p, तो 2r साइन थीटा बाई 2। आप चाहें तो हमेशा ये यूज कर सकते हैं, लेकिन आप ये यूज करें तो बेहतर होगा, आप खुद से करें, ये रट्टा ना मारे, क्योंकि फिजिक्स में रट्टाफिकेशन अलाउड नहीं होता है। ठीक, अब दूसरा सवाल देखें आप। सवाल के बाद नोट करने के लिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लें अच्छे से, तब अगले सवाल पे जाए, नहीं तो दिक्कत होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है एक व्हील है, पहिया पहिया, ठीक है ना, वो गोला नहीं बना अलग बात है, लेकिन आप गोला बना लेना। कह रहा है कि यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, जैसे कि आप साइकिल देखते हो, साइकिल का पहिया देख रहे हो, उसमें वाल पिन होती है ना, वही मान लो कि यहाँ पे वाल पिन है, ठीक है ना, इसको हमने नाम दे दिया पी। ये नीचे वाले पॉइंट की बात नहीं हो रही, ये वाल पिन की बात हो रही है। कह रहा है कि हाफ रिवॉल्यूशन के बाद, हाफ रिवॉल्यूशन के बाद ये जो वाल पिन है इसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप हाफ रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर होता है, हाफ रिवॉल्यूशन में आप पाई आर बोलोगे, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है, आप अभी भी ट्राई कर लो, वीडियो को पॉज कर दो, मैंने ये बोल दिया कि पाई आर आंसर नहीं होगा, दूसरा तरीका उठाओ करो, ठीक है, नहीं होता तो मैं करता हूं। चलो अब देखो, हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ये व्हील है ना, तो ये चलेगा, देखो ये डर करके आगे जाएगा, डर आगे गया, आगे भी जाएगा। जब ये हाफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता तो ये फिर पी नीचे आ जाता, लेकिन हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, पी ऊपर चला जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये पॉइंट कैसा रहेगा यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये वाला, ओ डिस्प्लेसमेंट ये होगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सेपरेशन होता है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है ना। चलो, तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, यहां से देखो, ये यहां से डाल दिए, तो ये r एंड r, ये हो गया 2r, और ये कितना होगा टोटल, तो ये होगा पाई आर। अरे हाफ रिवॉल्यूशन कितना डिस्टेंस कंप्लीट करेगा, पाई आर ना, तो ये पाई आर और ये आर एन, ये निकाल लोगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा। देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हाइपोटेनियस है, फिर वही वाली फॉर्मूला, पाई आर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, दिस विल बी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, ये देखना 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकाल दो, एक आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो आर स्क्वायर का एक बाहर निकल जाएगा, तो दिस विल बी पाई स्क्वायर प्लस 4, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये फाइनल हमारा आंसर आ गया। ठीक, नोट करो, तब तक मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। आ जाओ, अब देखते हैं अगला टॉपिक, स्पीड। हाँ, वेलोसिटी भी देखेंगे, लेकिन वेलोसिटी को बाद में देखेंगे, अभी पहले स्पीड को देखते हैं। ठीक, कि स्पीड क्या होती है, तो स्पीड होता है, ठीक, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक, इसका मतलब है कि डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम का मतलब है कि यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को हम लोग स्पीड बोलते हैं, यूनिट टाइम में। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, स्पीड की जरूरत क्यों पड़ी, पहले ये बताओ। तो स्पीड की जरूरत इसलिए पड़ी कि जैसे कि देखो, अब अलग अलग लोग अलग अलग टाइम अलग अलग डिस्टेंसेज में आते हैं, अब पता ही नहीं चलेगा ना कि कौन तेज चल रहा है कौन स्लो चल रहा है। जैसे कि मान लो मैं ये कोचिंग में पढ़ाता हूँ, मेरे घर से कोचिंग का वॉकिंग डिस्टेंस 1 मिनट है, मैं निकलता हूँ 1 मिनट में पहुंच जाता हूँ, मैं सबसे मतलब कि सबसे कम टाइम लगता है मुझे कोचिंग जाने में। इसका क्या मतलब, लोग, मैं पैदल जाता हूँ, एक हाँ गरीब आदमी यार पैदल जाता हूँ, ठीक है, बाकी लोग आते हैं बाइक से आते हैं, तो इसका क्या मतलब, बाइक वालों से तेज आता हूँ, मैं बाइक वालों से तेज आता हूँ, बोलो नहीं ना, मैं तो पैदल जाता हूँ तो स्लो ही है, लेकिन सबसे कम टाइम लगता है। तो इससे कैसे कंपेयर करेंगे कौन तेज चल रहा है कौन धीरे चल रहा है, तो उसके लिए हमने निकाला स्पीड। अरे भैया होनी चाहिए कि इतने टाइम में कितना दूर गया, एक बराबर इंटरवल ऑफ टाइम में देखते हैं कि कितना दूर जाता है, तो उसके लिए हमने बराबर इंटरवल टाइम दूसरा क्यों रखना है, हमने कर लिया 1 यूनिट, 1, वो चाहे 1 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, 1 सेकंड का हो, 1 दिन का हो, 1 साल का हो, बस 1 होना चाहिए। निकालेंगे ना कि दूसरा वाला पर्सन जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूं कि वो तेज चल रहा है कि मैं तेज चल रहा हूं, इससे क्या करेंगे, हम निकालेंगे कि 1 मिनट में
वो मुझसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है या मैं किया? जो ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है 1 सेकंड का निकालेंगे यार कि कौन ज्यादा दूर चला, 1 घंटे का निकालेंगे कौन ज्यादा दूर चला, है ना? जो ज्यादा दूर चला वो तेज चल रहा है। तो इसको जो यूनिट डिस्टेंस का जो था, यूनिट टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करने का कॉन्सेप्ट, इसी को नाम दिया गया स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करे उसको क्या बोलेंगे? उसकी स्पीड। अब देखो स्पीड जो होती है ना, ये भी क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर है। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक वैसे ही जैसे डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता। हाँ, ये भी बात याद रखना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक और डिफरेंस होता है कि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट घर से निकलेगा, अगर चलेगा तो कुछ ना कुछ दूर तो चलेगा ही, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की घूम फिर के वहीं पे आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है ना। अगर बैक में चला जाए तो नेगेटिव काउंट हो जाए, क्योंकि डायरेक्शन मैटर करता है उसमें, है ना। तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस ही है ना, यूनिट टाइम में ट्रेवल। तो ये निगेटिव कैसे हो सकता है? तो स्पीड भी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, कैन नेवर बी निगेटिव। ठीक है, ये निगेटिव नहीं होता है। ठीक, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम स्केलर क्वांटिटी निगेटिव नहीं होता है। एसआई यूनिट जो इसकी होती है, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? क्या है? तो डिस्टेंस ट्रेवल यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस पर मतलब कि मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हो गया कि जैसे कि किसी की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब हो गया कि पर सेकंड कितना जा रहा है? 20 मीटर। हर 1 सेकंड में वो 20 मीटर चल रहा है। हर 1 मीटर में वो 20 हर 1 सेकंड में वो 20 मीटर चल रहा है, ये उसका मतलब होता है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर कितना चल रहा है? 10 किलोमीटर, ये उसकी स्पीड है। फिर हम लोग बता सकते हैं बाकी सारी चीजें, ठीक है ना। अब यूनिट कन्वर्जन की बात होती है कि स्पीड की तो मैंने बहुत सारी यूनिट बताई ना कि यूनिट कोई भी ले लो, 1 पर, ये यूनिट का मतलब होता है 1, ठीक है ना। अब यूनिट टाइम कोई भी ले सकते हो, 1 घंटा, 1 आवर, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 डे, 1 ईयर, कुछ भी ले सकते थे ना आप। तो फिर यूनिट एसआई सिस्टम से जो यूनिट कन्वर्जन होता है वो कैसे करते हैं? अब गाड़ी की स्पीड ज्यादा तो देखते हो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। बाइक की स्पीड जो होती है ना किलोमीटर पर आवर में होती है। आप जो स्पीडोमीटर होता है उसमें किलोमीटर पर आवर में होता है। तो फिर कैसे कन्वर्ट करोगे? तो जो भी यूनिट रहेगी, जैसे कि देखना अगर किलोमीटर पर आवर है, ठीक, तो बस इसको कुछ नहीं, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देना है। तो किलोमीटर को मीटर में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 1000 मीटर डिवाइडेड बाई आवर को सेकंड में करोगे तो क्या हो जाएगा? 3600 सेकंड। इसको फाइनली कटपिट करने के बाद ये 5/18 आता है, ये 5/18 मीटर पर सेकंड। ये कट करोगे 5/18 आ जाए, इतनी डिवाइड तो आती ही होगी। तो जब भी हमारे पास किलोमीटर से मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना होगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब भी हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में करना होगा तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 18/5 का मल्टीप्लाई, उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक ना। एक करवा के दिखा दूं, एक करवा के दूं, पक्का? चलो आ जाओ। मान लो किसी की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब होता है कि मीटर पर सेकंड कितना होगा? तो 72 इंटू 5/18, 18 से गया ये 4, मतलब कि 20 मीटर पर सेकंड। समझे ये? अब आ जाओ, स्पीड के कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इन दोनों में फर्क क्या होता है ये बताता हूं। देख, एक टर्म है एवरेज स्पीड और एक टर्म है इंस्टेंटेनियस स्पीड। दो टर्म से एक एवरेज एक इंस्टेंटेनियस, दोनों में फर्क क्या होता है? आप ये सुनते हो, ठीक है, तो एक एवरेज स्पीड होता है, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड देखो, जैसे कि आप एक शहर से, कोई शहर है जैसे कि मान लो वाराणसी से पटना, ठीक, मान लो कि 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर। आपको यहां से जाने में टोटल लग रहा है 5 आवर्स, ठीक। तो 5 आवर्स लग रहे हैं, इसका मतलब अब आपसे पूछा जाएगा कि आपकी स्पीड कितनी थी, तो क्या करोगे? सिंपल से डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके क्या कर दोगे? स्पीड निकाल दोगे, मतलब कि 80 किलोमीटर पर आवर।
इसका क्या मतलब था कि तुमने गाड़ी को सेट किया 80 किलोमीटर पर आवर पे और चलना शुरू कर दिया, बीच में रास्ते में जो भी है हमारे पीटो एकदम 80 से, हमारा ना 81 होना चाहिए ना ही 79 होना चाहिए, एकदम हम 81 80 पे जा रहे हैं, जो भी आए मारते काटते पीटते एकदम 80 पे जा रहे हैं, ऐसे चले थे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है कहीं स्पीड बढ़ा भी हो, रोड खाली हो तो, या फिर कहीं कम भी हुआ हो। मेरे जैसा इंसान होगा तो रुक के चाय भी पिया होगा, क्योंकि भाई 5 घंटे तो बिना चाय के मेरे से नहीं चलने वाले हैं, तो मैं तो चाय पीऊंगा, ठीक है ना, तो चाय तो रुक के ही पीऊंगा ना। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, तो ये होता है हमारा एवरेज स्पीड। ये जो हमने निकाला है ये क्या होता है, तो ये एवरेज स्पीड होता है, समझे, कि एवरेज स्पीड, कि हाँ अगर हम गाड़ी को कहीं रोके नहीं, स्पीड को घटाए नहीं, स्पीड को बढ़ाए नहीं, तो इस स्पीड से जाए तो एग्जैक्ट 5 आवर्स में 400 किलोमीटर जा सकते हैं। दिस इज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड होता है बेटा टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, कि जितना डिस्टेंस हमने टोटल टाइम, चाहे वो टोटल टाइम में रुक के घर में रुक के खाना खाने का भी टाइम हो ना, तो उसको भी इंक्लूड करके तब हम लोग क्या करते हैं, ये निकालते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, तो अब आपका जो बाइक का या कार का जो मीटर होता है, स्पीडोमीटर, वो जिस समय आप गाड़ी चला रहे होते हैं जितनी स्पीड बता रहा होता है, वो एग्जैक्ट उस टाइम की स्पीड बता रहा होता है, तो वो क्या बताता है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, वो आपकी एवरेज स्पीड नहीं बताता है, वो इंस्टेंटेनियस बताता है। इसको लोग डिफाइन करते हैं, बुक्स में ऐसे लिखा होता है, स्पीड एट इंस्टेंट, दैट इंस्टेंट, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है ना, आपकी जो स्पीड होगी वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। हालांकि ये डेफिनेशन पूरा सही नहीं है, ठीक है ना, ये एक्चुअल में एवरेज स्पीड ही होता है बहुत छोटे से डिस्टेंस के लिए। इसको यहीं पे रहने देते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जब मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताऊंगा तो उसको मैं कवर करूंगा कि कैसे वाला जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा गलत है, ठीक है ना। अभी मैं इसको लेके आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि इसको करूंगा तो फिर इसके सवाल रह जाएंगे और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं छोड़ देता हूं इंस्टेंटेनियस स्पीड को, बस इसे यही समझो कि ये किसी पार्टिकुलर समय पे जो स्पीड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उस इंस्टेंट की स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। इस पे का छोटे छोटे सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल कि एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, कोई ए और बी, एक इंसान है जो किसी स्पीड से जाता है v1 से और लौट के आता है v2 से, बताए कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। गया v1 से आया v2 से, तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी हुई। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही फॉर्मूला, दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है। मतलब कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए और हमें क्या पता होना चाहिए, टोटल टाइम पता होना चाहिए, तभी जाके निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे, है ना। अब देखो, तो यहां से हमें डिस्टेंस तो पता ही नहीं है, तो मान लेंगे कि ए से बी का डिस्टेंस कितना है, x है। मान लेंगे ए से बी का डिस्टेंस x है, ठीक है ना। तो टोटल टाइम कितना होगा, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, तो जाने का टाइम कितना होगा, तुम्हें पता है ना कि जाने का स्पीड v1 रहा है, तो जाने का टाइम अगर हम लोग t1 मान ले और आने का टाइम हम लोग अगर t2 मान ले, तो जाने का टाइम t1 की वैल्यू हो जाएगी x/v1। अरे डिस्टेंस अपॉन टाइम बाबा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। तो वैसे ही t2 की वैल्यू आ जाएगी x/v2, आएगी ना, तो t2। अब टोटल टाइम हमारा क्या हो गया, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, t1 प्लस t2। ये देखना x/v1 प्लस x/v2, x/v1 प्लस x/v2, ये देखना कितना आ गया, एलसीएम ले लोगे, दिस विल बी v1 प्लस v2 और ये हो जाएगा v1 v2, ठीक है ना, और ये होगा x/v2 प्लस x/v1, इसमें से कॉमन ले लिए x, तो दिस विल बी v2 प्लस v1 बाई v1 v2। ये हो गया हमारा टोटल टाइम। फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूले में पुट करेंगे टोटल डिस्टेंस, टोटल जाने का डिस्टेंस, आने का, x गया x आया, टोटल डिस्टेंस हो गया 2x और टाइम कितना लिया है, इतना। तो ये डिवाइड करना है ना, इसका मतलब क्या होगा, इसके इनवर्स का मल्टीप्लाई, मतलब कि 2x इज मल्टीप्लाइड। डिवाइड करना होता है तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, इनवर्स का मल्टीप्लाई।
तो इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि v1 v2 डिवाइडेड बाई x इंटू v1 प्लस v2, ये गया। तो क्या हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये हमारा आ गया एवरेज स्पीड, v एवरेज, ये आ गया हमारा एवरेज स्पीड। हो गया, इसको नोट करो फटाक से, दूसरा सवाल फिर करवाता हूं, पॉज करके नोट करो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करूंगा नहीं, आपको बता देता हूं कैसे करना है। जैसे कि देखो अगला सवाल ऐसा है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक कोई इंसान है जो हाफ ऑफ इट्स जर्नी v1 से जाता है और हाफ ऑफ इट्स जर्नी v2 से जाता है। ये सेम पिछला ही सवाल है, ये कुछ नया नहीं है, सेम पिछला है। यहाँ से यहाँ तक क्या ले लो नहीं पता है, एवरेज स्पीड पूछा है, ये इसको हाफ को x मान लो, इसको हाफ को x मान लो, टोटल डिस्टेंस हो गया 2x। एवरेज स्पीड में क्या निकालना होता है, टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम, एवरेज डिस्टेंस क्या हो गया, सॉरी टोटल डिस्टेंस क्या होगा 2x हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का टाइम, फर्स्ट हाफ का टाइम क्या हो जाएगा, तो x बाई v1, फर्स्ट हाफ का डिस्टेंस हमें पता है, फर्स्ट हाफ की स्पीड पता है, तो स्पीड टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो x बाई v1 x बाई v2 t1 प्लस t2 करके टोटल टाइम निकाल लेना। और फिर जैसे किया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही अगला सवाल, अगर वो ट्रिपल में जाता है तो क्या करोगे, फिर x 1/3 में जाता है। ऐसे कोई भी रेशियो आपको दे दे, कोई भी वेलोसिटी, ये वैल्यूज दी हुई हो सकती हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज, आप इसको सीधे वैसे ये v1 v2 v3 x बाई v1 t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बाई v1 t2 की वैल्यू हो जाएगी x बाई v2 t3 की वैल्यू हो जाएगी x बाई v3। ऐसा करने से क्या होगा, आप चाहते तो टोटल डिस्टेंस x लेके ये x बाई 3 फिर ये x बाई 3 फिर ये x बाई 3 ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ऐसा करने से कोई खास फायदा नहीं होता है। क्या हो जाता है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको x और इसको x मान लेते हैं, टोटल डिस्टेंस हमारा 3x बन जाता है। टोटल डिस्टेंस x मानने के बजाय क्या कर लेंगे, टोटल डिस्टेंस 3x कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे में क्या हो सकता है कि सवाल ऐसे भी दे सकता है कि ये क्या करे, 1/3 इससे जा रहा है और रिमेनिंग मतलब क्या हो गया 2/3 इट्स ऑफ जर्नी, 2/3 ऑफ इट्स जर्नी, 1/3 अगर इधर आ गया 1/3 ऑफ इस जर्नी अगर v1 से जा रहा है, बाकी डिस्टेंस जो है v2 से जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ 2, तो इधर क्या कर लो, इधर x मान लो, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। 1/3x के बजाय क्या करोगे, इधर 2/3x नहीं मान के क्या कर लो 2x मान लोगे। वैसे भी ये क्या है, ये पूरी जर्नी 3x हो गई, तो x तो 1/3 ही है ना, और ये बाकी 2/3 है, करके देख लो आ जाएगा। ठीक है, चलो तो इस टाइप के सवाल मैं नहीं करवाऊंगा, ये सारे आप करोगे। मैं एक बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ, इरोडो का क्वेश्चन है। इरोडो नाम सुने हो, इरोडो बहुत ही शानदार किताब है, प्रॉब्लम्स उसका इतनी सी तो किताब है, नाम है उसका प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स, लेकिन अच्छों को उखाड़ के रख देती है, इतनी बेहतरीन किताब है। मौका मिले तो जरूर लगाना। उसका एक सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ, ये तो बहुत आसान है, ये टफ नहीं है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। चले, सवाल ये है कि एक ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, ठीक, ये अपनी जर्नी का हाफ डिस्टेंस फर्स्ट हाफ v1 स्पीड से जाता है, और सेकंड हाफ नहीं, सेकंड हाफ को 2 इंटरवल ऑफ टाइम में जाता है, सेकंड हाफ को 2 इंटरवल ऑफ टाइम में जाता है। इसको v कर लो कि फर्स्ट हाफ v स्पीड से जाता है और सेकंड हाफ को 2 इंटरवल ऑफ टाइम में जाता है, 2 इक्वल इंटरवल, मतलब कि इसको 2 पार्ट में कवर करता है, t टाइम में। डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस को बराबर नहीं ले सकते हो क्योंकि स्पीड इनका अलग अलग दे रखा है, इसलिए मैंने देखो साइज भी थोड़ी छोटी, बहुत छोटी बड़ी करती, ठीक है ना। इसने कह रखा है कि एक v1 से जा रहा है और एक v2 से जा रहा है, दो अलग अलग स्पीड से बराबर टाइम में चलता है। जैसे कि मान लो आधा सेकंड हाफ जर्नी को ट्रेवल करने में इसको 1 घंटे लग रहा है, तो आधा घंटा चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से और आधा घंटा चल रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, ऐसा कुछ कंडीशन है, आधा v1 से आधा v2 से, ठीक। और फर्स्ट हाफ मतलब पूरी जर्नी का हाफ डिस्टेंस v से। अब बताओ कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को रिपीट कर लो, अगर सुनने में दिक्कत हुआ है तो वीडियो को पॉज करो, पूरी जान लगा दो करने के लिए। वीडियो कहीं भागा नहीं जा रहा है, मैं यहीं पे हूँ, मैं तो सॉल्व करूंगा ही, जब नहीं हो तो फाइनली देख लेना। बढ़िया क्वेश्चन है तुम्हारे लेवल से, ठीक। चलो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। तो क्या करना है हमें,
हमारे पास तो एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही है ना। तो हमें टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम करना होगा, बोलो यही करना होगा ना। तो चलो मान लेते हैं कि टोटल ये हो गया हमारा डिस्टेंस x, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये x डिस्टेंस हो गया, ठीक। तो ये भी तो हमारा डिस्टेंस जो होगा x होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, x होगा। और अब देखो कि ये टोटल डिस्टेंस x है, यहां क्या दिया है कि v1 स्पीड से ये t टाइम तक जाता है और v2 स्पीड से ये t टाइम तक जाता है। इसको हम लोग मान लेंगे t1 टाइम, कि ये शुरू में t1 टाइम लगा है, ठीक। अब देखना इधर कि ये कितना हो जाएगा, ये देखो टोटल, ये वाला डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं, स्पीड एंड टाइम पता है, तो स्पीड एंड टाइम पता है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसको निकालने जाओगे तो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी v1t, और ये वाला जो पोर्शन है इसकी वैल्यू आ जाएगी v2t, ठीक है ना। और ये देखो पूरा मिलके कितना x है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू v1t प्लस v2t। अब यहां से हम लोग t को कॉमन कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 इक्वल टू x। तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी x बाई v1 प्लस v2, t को यहां रख के इसको इधर हमने भेज दिया, तो ये ऐसा बनेगा, ठीक। ये t हमारा क्या है, टोटल टाइम, डिस्टेंस तो टोटल हमारा 2x हो गया ना, ये हाफ x एंड हाफ x, तो 2x डिस्टेंस में कोई मतलब नहीं है, लोचा कहाँ था, टोटल टाइम फाइंड करने में। टोटल टाइम फाइंड करने के लिए देखो निकाल दिया, t1 पता है, t1 क्या हो जाएगा, x बाई v हो जाएगा। अच्छा t2 ये कितना टोटल टाइम था, t प्लस टी, 2t हो गया, 2t हो जाएगा ना, t अपने को निकल गया, 2t कर देंगे तो टोटल टाइम हमारा हो जाएगा, टोटल टाइम को मैं कैपिटल T से लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा t1 प्लस 2t। तो t1 की वैल्यू आ गई थी हमारी, t1 की वैल्यू हो जाएगी x बाई v, और 2t कितना आ गया, t आ गया था, t की वैल्यू देखो यहां पे है, t की वैल्यू यहां पे है, तो 2x बाई v1 प्लस v2। तो ये देखना एलसीएम इसका हो जाएगा v इंटू वी1 प्लस वी2, और ये हो जाएगा x इंटू वी1 प्लस वी2 प्लस 2x इंटू वी, ठीक। ये एलसीएम लेने के बाद ऐसे हो जाएगा। अब देखना इन दोनों में से x कॉमन कर लेंगे, तो हो जाएगा v1 प्लस वी2 प्लस 2v बाई v इंटू वी1 प्लस वी2, इतना आ जाएगा। ये आ गया टोटल टाइम, टोटल टाइम निकल गया, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम निकल गया। सॉरी कुछ प्रॉब्लम हो गया था, एक लोग आ गए थे तो वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो कहाँ तक बताया था इसमें कि हाँ हम लोग शायद टी फाइंड कर लिए थे ना, इसमें टी फाइंड कर लिए थे। अब देखो हमें क्या करना है, हमें एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस हमारा क्या था 2x, तो हमारा डिस्टेंस था v एवरेज के लिए हमारा डिस्टेंस हो गया 2x, और टाइम का डिवाइड है ना, तो ये तो फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का डिवाइड क्या होता है, इनवर्स का मल्टीप्लाई, तो इसके इनवर्स का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइड विथ v इंटू वी1 प्लस वी2 इज डिवाइडेड बाई x इंटू v1 प्लस v2 प्लस 2v, ये था ना। हाँ अब यहाँ से देखो x x चला जाएगा, तो हो जाएगा 2v इज मल्टीप्लाइड विथ v1 प्लस v2 इज डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 प्लस 2v, ये आ गया हमारा v एवरेज, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, और वो जो बीच में जो सवाल थे उसको जरूर लगा के, या फिर आपके पास जो भी बुक होगी, सारी किताबें अच्छी होती है, अच्छी वर्मा वगैरह तो काफ़ी अच्छी है, DC पांडे भी अच्छी है। मैं रेकमेंड नहीं कर रहा किसी किताब को, लेकिन आपके पास जो भी बुक है सब कुछ, सारी किताबें अच्छी होती है। आप किसी भी किताब से एवरेज स्पीड के सवाल सब कुछ सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो से रिगार्डिंग प्रॉब्लम तो कमेंट सेक्शन में बताएं, जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी डाउट है उससे बताएं। सवाल नहीं होते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करें, मैं वहाँ पे सॉल्व करके आपको बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन सवाल ज़रूर सॉल्व करें, ठीक है ना। चलो पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि वीडियोस मैं अपलोड किए, तो पहला वीडियो था, और भी वीडियोस मिलते जाएंगे। और शेयर करो उन तक जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जिनको फिजिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, जिनको वाकई प्रॉब्लम, जिनको नहीं हो रही है उनके लिए नहीं भी करोगे तो चलेगा, जिनको हो रही है उनको सिखाने की जिम्मा मैं लेता हूँ।
क्योंकि फिजिक्स बेहद आसान है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अलविदा।